क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं जनरल एक्सेप्शन में 76 से लेके 80 तक एक्सीडेंट तो कर चुके हैं। अब आता है नेसेसिटी की बात, यानी कि एक ऐसा कार्य है, सीधे सीधे से तो देखते हैं, जिसके द्वारा किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की जाती है, यानी कि बड़ी इंजरी को रोकने के लिए और जो छोटी इंजरी है वो की जाती है, कमिट की जाती है। तो उस स्थिति में जो एक्ट है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के है अगर, और गुड फेथ में है, तो वो कोई कार्य अपराध नहीं होता है। अब जो 81 कहता है, वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज, सॉरी विद ए नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, यानी कि कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो खाली इस कारण से और इस बात को जानते हुए किया गया है कि ये जो है ना कोई हानिकारित करेगा। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी आपराधिक आशय के ये किया गया है, टू कॉज सच हार्म, यानी कि वो हानिकारित की जाती है, एंड इन गुड फेथ, सद्भाव में, जो आपका सेक्शन 52 कहता है। और किस काम के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि जो बड़ी हानि कारित होने की हम बात कर रहे थे, बड़ी इंजरी की हम बात कर रहे थे, जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को हो सकती थी, उस बड़ी इंजरी को रोकने के लिए छोटी इंजरी जो है वो कमिट की जाती है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, इट इज, अब ये जो भैया क्या है कि कोई कार्य क्रिमिनल बिना क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया गया है, नहीं किया गया है, या बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और मामले की जो परिस्थिति है उन्हीं से तय किया जाता है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज सच ए केसेस whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing act with knowledge that it was likely to cause harm, यानी कि जो कार्य किया गया वो इस प्रकृति का था और जस्टिफिएबल था, जो किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया था। इसके जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन सीधा सीधा सा ये कह देता है कि जो एक शिप का कैप्टन है, वो जहाज चला रहा था, शिप चला रहा था, सडनली उसे दिखाई देता है कि कि आगे एक बड़ी, क्या नाम है, दूसरी नाव आ रही है, उसमें काफी पैसेंजर है। इससे कि पहले कि उसे बचाए, अगर जिस तरफ वो डायरेक्शन में उसे मोड़ता है, दूसरी तरफ एक छोटी नाव है जिसमें 2 या 3 लोग हैं, बड़ी नाव में 20 लोग हैं कम से कम। तो उन 20 लोगों को बचाने के लिए, इस बात को जानते हुए जो छोटी नाव को गिरा देता है, तो वहां उस स्थिति में उसके द्वारा कोई कार्य, ऐसा कार्य नहीं माना जाएगा कि वो उसने किसी क्रिमिनल नॉलेज के साथ या क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया है। कुछ देखना पढ़ना भैया क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में। A. The captain of a steam vessel suddenly and without any fault or negligence on his part finds himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in the boat B, he is not guilty of an offense, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down C. अब देखो सीधा सीधा सा ये कह देता है। अब अगर दूसरा जो इलस्ट्रेशन है उसमें लिखा हुआ, दुस्मत कहता है कि भैया एक गांव में आग लग जाती है किसी झोपड़ी में, और उसके बराबर में और एक झोपड़ी और है, उसके बराबर में और है। तो अब ये क्या करते हैं कि बाकी झोपड़ियों में, बाकी घरों में आग ना लगे, तो जो उसके बराबर वाली झोपड़ी है उसको तोड़ दिया जाता है। अब उसको जो तोड़ा जा रहा है, वहां जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को, खाली किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए। A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was such of nature so eminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense. अब यहाँ मेन चीज आती है भैया, जो आप सेक्शन 81 में देख रहे थे। 81 में कहा कि नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, इफ इट बी डन without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property।
अब इसके 4 इंग्रेडिएंट है भैया, जो अगर आप एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं इस सेक्शन के लिए 4 चीजें ऐसी हैं जो कंपल्सरीली आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। अब 4 चीजें क्या है, जब हम जिस एक्ट की बात हम कर रहे हैं, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इज नोन by the wrongdoer to be likely to cause harm, but it is done without any criminal intention to cause harm। जो एक्ट किया गया है, जो ऑफेंस किया गया है, जो अपराध कारित किया गया है, किसके द्वारा? रॉन्ग डूअर के द्वारा। रॉन्ग डूअर कौन है? यानी कि जो गिल्टी पर्सन है, उसके द्वारा जो काम किया गया वो इस नॉलेज के साथ किया गया सॉरी, जो हानि पहुंचाने वाला है वो इस नॉलेज के, उसे इस बात की जानकारी थी कि इससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय के साथ उसने ये काम किया है। क्रिमिनल इंटेंशन उसकी नहीं थी कि वो जानबूझ करके उसे क्षति पहुंचाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, नेसेसिटी ये कहती थी कि भैया बिना नुकसान उसे पहुंचाए बड़ी हानि को नहीं रोका जा सकता था। दूसरा जो एसेंशियल की हम बात करते हैं, जो एक्ट है उसमें जो किया गया है वो गुड फेथ में किया होना चाहिए, यानी कि बड़े नुकसान को बचा सॉरी के लिए जो छोटी नुकसान की हम बात करते हैं वो उसका सद्भाव पूर्वक हो, ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ करके नुकसान कारित किया हो। तीसरा एक कहता द एक्ट मस्ट हैव आल्सो बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, यानी कि जो एक्ट किया जा रहा है उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रिवेंट करता है किस चीज को? किसी दूसरी हानि को, किसी बड़ी हानि को रोकता है। और जो हानि जिसको रोका जा रहा है, द हार्म एम टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड में रिलेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि जिस हानि को रोका जा रहा है वो किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। उस उन या व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित हानि को रोकने के लिए वो कोई छोटा नुकसान किया गया है। ये चारों चीजें, ये चारों कंपलसरी कंप्लायंस अगर पूरी होती है तब वो किसी भी व्यक्ति को भैया 81 का जो लाभ है वो मिलता है। 81 में नेसेसिटी की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि भैया नेसेसिटी जो है वो अपने आप में, नेसेसिटी का डिफेंस क्यों लिया जाए और क्यों किया जाए? अगर किसी ने भैया स्टीफन की डाइजेस्ट देखी हो क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें दिया हुआ पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पे ये कहता है एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए क्राइम may in some cases be excused if the person excused can show that it was done only in order to avoid consequences। यानी कि अगर कोई अपराध, कोई कार्य अपराध होता विच वुड अदरवाइज बी ए क्राइम, वो अन्यथा किसी स्थिति में अगर वो अपराध होता, उसे एक्सक्यूज कर दिया जाता है कुछ उन परिस्थितियों में जब एक्सक्यूज ये शो करता है कि अगर इस कार्य को नहीं किया जाता तो यानी कि जो ना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो और भी बड़े हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस विच कुड नॉट अदरवाइज बी अवॉइडेड, अगर तो उन परिणामों को रोका नहीं जा सकता था बिना इस कार्य को किए हुए, एंड विच if they had followed would have inflicted upon him or upon others whom he was bound to protect। यानी कि अगर इस चीजों को नहीं किया जाता तो ये जो नुकसान थे उस व्यक्ति को होते और पर्सनली या उन लोगों को होते जिन लोगों को बचाना उसकी जिम्मेवारी थी। जैसे कि सपोज कीजिए अगर जहाज के कैप्टन की हम बात करते हैं तो जहाज के कैप्टन की जिम्मेवारी होती है कि उसे पहले खुद मरना होगा, अगर कहीं मरने की बात आती है तो पहले वो खुद मरे, लेकिन जो जहाज के जितने भी पैसेंजर्स हैं उन लोगों को बचाना उस जहाज के कैप्टन की जिम्मेवारी होती है। तो वो यहाँ सेम इसी कंडीशन में अगर वो छोटी हानि या छोटा नुकसान नहीं करता है तब उस स्थिति में या तो उसे स्वयं को और उन लोगों को जिसको बचाने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति थी कोई नुकसान होता है। ये स्टीफन का डाइजेस्ट कहता है। और इसी तरीके से अगर मैनी का क्रिमिनल लॉ आप देखेंगे तो उसका पेज नंबर 57 आपको बताएगा जो सेक्शन 81 है, एक्सक्यूज द डूइंग ऑफ एन इविल सो दैट, यानी कि जो सेक्शन 81 है वो एक्सक्यूज करता है इविल डूइंग को सो दैट द गुड मे रिजल्ट, जिससे कि किसी बुरे काम को वहां पर क्या है माफ किया जा रहा है, जिससे कि जो एक अच्छा परिणाम निकल करके आए। इट परमिट्स द इन्फ्लिक्शन ऑफ ए लेसर इविल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर इविल, यानी कि जो 81 है वो छोटी नुकसान को परमिट करता है जिससे कि बड़े नुकसान को रोका जा सके। इट इज इंटेंडेड टू गिव legislative sanction to the principle that where on a sudden an extreme emergency one or other of the two evils is inevitable, it is lawful so to direct evil that the smaller only shall occur। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव सेंशन है यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा भी इसको सेंशन यानी कि इसको माफ किया गया है
कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें छोटे नुकसान को, छोटे काम को करने से किसी बड़े काम को बचाया जा सकता है, बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है, बड़ा फायदा लिया जा सकता है, तो वो जो छोटा नुकसान है वो वहां पर परमिसिबल किया है। और इस संबंध में भैया एक प्रोवर्ब बनती है। प्रोवर्ब क्या है? जो रेनिगर वर्सेस फर्गुसो का केस था एक, और उसमें जो प्रोवर्ब उन्होंने एक कोट की थी, क्योर नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम, मीन्स where the words of them are broken to avoid greater inconvenience or through necessities or by compulsion। यानी कि जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता की हम बात करते हैं, जो लॉ के शब्द हैं, लॉ ने कोई बात की है, उनको भी तोड़ दिया जाए अगर आवश्यकता के लिए, तब उस स्थिति में वो माफ करने की योग्य हो जाते हैं। जब हम ये विदाउट एनी, जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ हम देखते हैं कि सीधे सीधे से, अब भैया जो नेसेसिटी की बात करते हैं, तो स्टीफन ने जो है इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि दो व्यक्ति हैं, वो नदी में तैर रहे हैं, तैरना किसी को आता नहीं है, और एक तख्ते तख्ते की तरफ दौड़ रहे हैं, और तख्ते को पकड़ने के लिए तख्ता जो एक मात्र जो प्लैंक है, वो किसी एक ही व्यक्ति का जो है वजन झेल सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति भी उस पर आएगा तो वो तख्ता भी नीचे डूब जाएगा, उस स्थिति में दोनों डूब जाएंगे। तो एक व्यक्ति उस तख्ते को पकड़ने के लिए दूसरे व्यक्ति को धक्का दे देता है। तो यहाँ इस स्थिति में भैया क्या है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन स्टीफन ने ही जब उसमें उन चीजों को जब आगे और डेलिब्रेट किया उसको, तो वहां पे तीन परिस्थितियां निकल करके आती हैं। पहली परिस्थिति यह है कि एक व्यक्ति तख्ते पर पहले से ही मौजूद है, और दूसरे वाले व्यक्ति ने आकर के उसे धक्का दिया और तख्ते पर आकर बैठ गया है। अपनी जान बचाने के लिए उसने धक्का दिया और तख्ते पर आकर के बैठ गया। दूसरी स्थिति यह है कि भैया एक व्यक्ति जो तख्ते पर मौजूद है, उसने दूसरे वाले व्यक्ति को धक्का दिया है जो तख्ते की तरफ बढ़ रहा है, कि उसे पता है कि अगर ये आएगा तो तख्ता डूब जाएगा। तीसरी जो स्थिति है इसमें, वो तीसरी कंडीशन ये है कि एक दो व्यक्ति तख्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही एक व्यक्ति तख्ता पकड़ने वाला होता है, उसने तख्ता पकड़ने के लिए दूसरे व्यक्ति को धक्का दे दिया, जिससे कि वो ना पकड़ पाए, और वो तख्ता पकड़ लेता है। अब यहां पर ये देखा गया भैया कि क्या जो पहली वाली कंडीशन है, उस परिस्थिति को छोड़ करके बाकी दोनों कंडीशन में जो नेसेसिटीज का जो डिफेंस है, वो तो उन्हें एक्यूज को मिलता है, लेकिन पहली कंडीशन में नहीं मिलता है। पहली कंडीशन में क्या, क्योंकि एक व्यक्ति पहले से ही उस तख्ते पर मौजूद था, इसलिए बाद वाले व्यक्ति को कहीं से कहीं तक भी ये राइट नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिला था कि वो उसे धक्का दे करके खुद अपने आप को सुरक्षित कर ले। इसलिए बाद की दो परिस्थिति क्या थी, जो पहले से मौजूद था उसने तो उसकी तरफ तख्ते की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति को धक्का दिया था, क्योंकि पता है अगर ये आएगा तो डूब जाएंगे। और तीसरी परिस्थिति ये थी जब दोनों ही तख्ते की तरफ साथ साथ बढ़ रहे थे। इसी तरीके से भैया एक केस था माउसमैन का, और माउसमैन के केस में क्या है भैया, कोई बताएगा, पढ़ा हो किसी ने? सॉरी, माउस केस पढ़ा है किसी ने? मैं बता देता हूँ। माउस केस की अगर हम बात करते हैं भैया, की जो ना एक नाविक नाव में पैसेंजर और सामान लेकर के जा रहा था, अब रास्ते में जो तूफान आया तो उस स्थिति में जब ये देखा कि नाव में जो वजन ज्यादा हो रहा है, तो उसने भैया जो नाव के अंदर सामान था वो उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों का सामान था उन्होंने नाविक के खिलाफ जो है क्या नाम है, क्लेम फाइल किया, सूट फाइल किया रिकवरी के लिए। वहां यही हेल्ड किया गया कि जो नाविक, जो बर्जीमैन था, बर्जीमैन के द्वारा जो काम किया जा रहा था वो अपने में क्या है, उस परिस्थिति में किया गया था। अगर वो उसके द्वारा ना किया जाता और किसी पैसेंजर के द्वारा भी कभी कर दिया जाता, तब भी वो क्या है, लॉफुल होता और एक्सक्यूजेबल होता। दैट्स व्हाई द एक्ट डन बाय ए बर्जीमैन was under the purview of doctrine of necessity. That's why he shall be entitled to claim the benefit of a doctrine of necessity as provided under section 81। अब इसी तरीके से भैया एक केस और दूसरा देख लीजिएगा, वो ये है कि ड्राइंग वर्सेस स्टेट का केस है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो, वैसे तो पढ़ा नहीं होगा, ये पक्की बात है। प्रिया पढ़ा है बेटा, बताना। सर इसमें जो ये ब्राउनिंग होता है, इसके ऊपर चार्ज लगता है रेकलेस ड्राइविंग का, और इस केस में ये प्लीडिंग लेता है कि वो मतलब सीरियस इंजरी और इलीगल अरेस्ट जो पुलिस के द्वारा उसका होने वाला होता है, उससे बचना चाह रहा होता है, इस वजह से उसने वो रेकलेस ड्राइविंग की होती है।
सही बात है। और हाँ, फिर तो उसकी प्ली को एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसका जो एक्ट था वो फ्री विल के उस पे विदाउट फ्री विल था उसके पार्ट पे, और उसकी ड्राइविंग को जस्टिफाई भी किया गया था, भले ही उसका जो एक्ट था वो ये था कि वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है अरेस्ट से। अब इसके बाद भैया नेक्स्ट अब आप देखते हैं विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि जो एक्ट की हम जब बात कर रहे थे कि इन ऑर्डर टू अवेल द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन इट इज नेसेसरी दैट अ क्रिमिनल एक्ट इज डन विदाउट एनी इविल इंटेंशन, यानी कि किसी भी स्थिति में जो रॉन्ग डूअर की जो इंटेंशन है वो तब तक जस्टिफाइड नहीं हो सकती जब तक कि वो उसने गुड फेथ में ना की हो, यानी कि इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी सर्कमस्टांसेस, जो है जानबूझ करके अगर कोई गलत कार्य किया गया है तो यह किसी भी स्थिति को जस्टिफाइबल नहीं है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से ऐसे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को देखता है कि भैया जंगल में एक जो शेर है या टाइगर है वो किसी व्यक्ति की तरफ छलांग लगा रहा है, उसे खाने वाला है, मारने वाला है, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए वो टाइगर पर गोली चलाता है। उसे ये मालूम है कि गोली किसी को भी लग सकती है, उस व्यक्ति को भी लग सकती है जो जिस व्यक्ति को बचाने के लिए उसने गोली चलाई है, और टाइगर को भी लग सकती है। लेकिन व्यक्ति को बचाने के लिए अच्छा दोनों इतने नजदीक हैं क्योंकि गोली चलाना जरूरी है और ना चलाए तो कोई ना वो उसको झपट लेगा, और इतने नजदीकी की वजह से उसका निशाना चूकने के भैया चांसेस भी ज्यादा है कि किसी को भी लग जाए, और वो गोली उस व्यक्ति को लग जाती है जिसे वो बचाना चाह रहा है। तब उस स्थिति में भी ये डिफेंस प्ली करता है कि जो नेसेसिटी थी, नेसेसिटी में यानी कि उसने जो काम किया था वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया था, यानी कि एक आवश्यकता के आधार पर किया था और किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किया था। यहाँ जो क्रिमिनल इंटेंशन की जब हम बात करते हैं, दूसरी चीज ये कि एक्ट डन टू प्रिवेंट हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, जो एक्ट है किस चीज के लिए किया जा रहा है, भाई किसी व्यक्ति या संपत्ति की हानि ना हो उन चीजों के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो ना तीन के जब हम डिफेंस नेसेसिटी की हम बात करते हैं और उसके डिफेंस की प्ली की हम बात करते हैं, तो तीन परिस्थितियां हैं जिनमें भैया नेसेसिटी की जो प्ली है वो मिलती है। पहली है सेल्फ डिफेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, भाई जब कोई व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए या किसी वायलेंस को रोकने के लिए तब कोई काम करता है तो उस स्थिति में भैया उस व्यक्ति को जो है सेल्फ डिफेंस का लाभ मिल जाता है, वो नेसेसिटी के आधार पर नेसेसिटी की प्ली उस समय ले लेता है। नेसेसिटी यही है कि अगर भैया मैं सामने वाले व्यक्ति के सिर में हथौड़ा नहीं मारता तो भैया वो सीधे मुझ पर गोली मारने वाला था, अपने आप को बचाने के लिए मैंने उस व्यक्ति को मारा है, सेल्फ डिफेंस की बात तो यहाँ करते हैं हम। अब दूसरी जब बात करते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंसेस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, यानी कि एक्सक्यूज जो एक्यूज है, एक्यूज को हार्म की हम बात करते हैं, एक्यूज को नुकसान ना हो, एक्यूज का प्ली ये होती है कि भैया अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उसने मारा है। जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, अच्छा डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि अपने आप को बचा रहे हैं भी हम इसी, क्योंकि जब हम पीछे सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस वहां प्ली लेते हैं हम जहां भी को इमीडिएट डेंजर की बात है, भैया ना वो नहीं मारे, अगर हम नहीं मारते तो वो मार देता है, लेकिन यहाँ स्थिति है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमने किसी इनोसेंट पर्सन को मारा है। जो इसके लिए भैया जो सारी चीज जो सबसे बढ़िया डिस्कस की गई थी वो डिस्कस की गई थी आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन के केस में, पढ़ा है किसी ने? यस सर। ये किस किसने पढ़ा है देखते हैं। एकता बताना भैया। एकता चलो प्रिया आप बता दो भैया। सर इस केस में 3 एडल्ट्स होते हैं जिनका नाम स्टेफन, ड्यूडले और ब्रॉक्स होता है, और उसमें एक बॉय होता है पार्कर नाम का। तो ये चारों स्टॉर्म में फंस जाते हैं, तो ये एक बोट में बैठे होते हैं, तो वो फंसे हुए उनको काफी दिन हो जाते हैं, 18-20। तो भूख की वजह से उनका बस ये होता है कि अगर अब नहीं खाया तो वो मर ही जाएंगे। तो उसमें क्या होता है वो प्लान करके
उस जो बॉय होता है पार्कर, उसको मार के वो खा जाते हैं। बाद में इसमें ब्रूक्स जो होता है उसका तो एग्रीमेंट नहीं होता खैर, हालांकि लेकिन खाता वो भी है। तो इसमें सब लास्ट में हेल्ड ये हुआ था, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, तीनों का जो ये था उनके पार्ट से प्लीडिंग ये कहा था कि मतलब वो जो पार्कर था वो हमें सबसे वीक था और वो सबसे पहले मरने वाला होता अगर हमें खाना नहीं मिलता तो इसलिए हमने उस पार्कर को मार के खा लिया। लेकिन कोर्ट ने बाद में ये हेल्ड किया था कि ऐसा नहीं होता कि जो स्ट्रोंगर वाला जो पार्ट है वो वीकर को उसके ऊपर वो करे। सर अच्छे से नहीं मैं बता पा रही शायद। कोई बात सर नहीं। इस तरह का ही देखो था ये केस। जो फैक्ट है वो यही है। एक मिनट कुछ बताओगे भैया आप? सर ये आर वर्सेस डेडली स्टीफन में सर जो इन्होंने बताया सर ठीक है ये, मगर सर इन्होंने उस बॉय को इसलिए मार दिया था क्योंकि सर इनकी ये प्ली थी कि इन्होंने ये कहा था कि अगर हम उसे नहीं मारते तो वो वैसे भी मर जाता, क्योंकि वो स्टॉर्म के वजह से बहुत वीक हो गया था और वो वैसे भी भूख के कारण मरने वाला था, तो हम चारों मरते इसलिए हमने उसे मार के खा लिया। तो सर इनकी ये प्ली मानी नहीं गई थी। इनकी ये प्ली बिल्कुल नहीं मानी गई थी। और जो लॉर्ड कॉलरिज थे भैया, लॉर्ड कॉलरिज ने सारी चीजों को डिस्कस करते हुए ये कह दिया लास्ट में, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग ए ड्यूटी, यानी कि दूसरे व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखना, उसे बचाए रखना एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। अब जैसे कि हम देखते हैं वार इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस, जो लड़ाई है जो युद्ध है ये इस बात के अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण है। किस बात के? इन विच इट इज द मेंस ड्यूटी नॉट टू लिव, यानी कि एक व्यक्ति की वहां पे ड्यूटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि उसे जीना नहीं है बल्कि बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद ही मर जाना है। नॉट टू लिव, केवल केवल मरने की ड्यूटी उसकी होती है। द ड्यूटी इन केस ऑफ ए शिप रैक ऑफ ए कैप्टन टू हिज क्रू और क्रू टू द पैसेंजर ऑफ ए सोल्डर टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, दिस ड्यूटी इंपोज ऑन मैन द मोरल नेसेसिटी नॉट ऑफ द प्रिजर्वेशन। मोरल नेसेसिटी यह है कि भैया बचना नहीं है, अपने आप को सुरक्षित नहीं करना है, बट ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन का बलिदान देना है, लाइफ फॉर अदर्स। इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट देयर इज ए नेसेसिटी टू प्रिजर्व वंस लाइफ। ये अपने आप में कहीं से कहीं तक भी भैया मोरली और नैतिकता के परव्यू में नहीं आता है कि अपने आप को बचाने के लिए यह आवश्यक था कि आपने दूसरे के जीवन को ले लिया। ए मैन हैज नो राइट टू डिक्लेयर टेम्पटेशन टू बी एन एक्सक्यूज। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो डिक्लेयर खुद ही कर दे कि भैया उसके पास ये एक्सक्यूज है, उसके पास ये बचाव है कि अगर भैया उस बच्चे को कि क्या नाम है जो अपने आप में ही मरने वाला था कमजोरी की वजह से, क्योंकि 20 दिन से वो बच्चा भी भूखा था जब वो 3 लोग भूखे थे, पता लगा क्योंकि बच्चा था 14 वर्ष का बच्चा था। भाई सीधी सी बात है, बच्चा कब तक भूख को बेयर करेगा? भाई वीकनेस तो उसको आनी ही आनी थी। अब खाली इस बात को वो 2 लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये अगर मर रहा है तो इसको क्या नाम है अपने आप को बचाने के लिए हमें इसे मार देना चाहिए। और इसी चीजों को, इन सब चीजों को देखते हुए भैया जो डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 3 प्रिंसिपल इसके लिए जो है ना प्रतिपादित किए। 3 चीजें उन्होंने बताई थी। अंजलि बताओगे बेटा क्या कहती वो तीनों चीजें? सर पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये हमारे पास है। एकता बेटा तुम्हारी तरफ से कहीं ना कहीं देखो टेक्निकल एरर होता है, बताओ क्या 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? आवाज तुम्हारी देखो सुनी नहीं जाती है। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो 3 प्रिंसिपल जो उसके जजमेंट से 3 चीजें निकल, 3 कंटेंशन निकल करके आई थी। और 3 क्या थे? जो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है अपने आप को सुरक्षित बचाना, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि अपने आप को सुरक्षित आप करें। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी तो ये कही थी, नो मैन हैज ए राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति का जीवन ले ले अपने आप को बचाने के लिए। और तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है भैया वो हमेशा याद रखना, नेसेसिटी नेवर जस्टिफाइज होमिसाइड, यानी कि देयर इज नो सच नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड। कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो किसी व्यक्ति को मारना जस्टिफाई करती हो। वो कंडीशन अलग है, जैसे आप सेल्फ डिफेंस में देख रहे हैं या बाकी चीजों में देख रहे हैं। तो दैट थर्ड प्रिंसिपल वुड मीन दैट नो प्राइवेट नेसेसिटी जस्टिफाइज होमिसाइड एक्सेप्ट, किन परिस्थिति को छोड़ते हुए? एक्सेप्ट when homicide is committed in self defense or it relates to
पब्लिक जस्टिस और सेफ्टी, सीधे सीधे से जो इन्होंने कही है। और भैया जो हम तीसरी चीज जो हम देख रहे थे, चॉइस ऑफ इविल अफेक्टिंग पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड, यानी कि चॉइस ऑफ इविल की जब, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास चॉइस है, सीधे सीधे से चॉइस क्या है, एक भैया विकल्प आ जाता है कि इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा ले या दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा ले, इसकी हम बात करते हैं। इसके लिए कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है भैया? सर इसमें केस तो है। बता दो। सर ये धानिया दाजी का एक केस था इसमें। धनिया दाजी का केस था, क्या था हेलो। इसमें? हाँ बोलो। सर जो यूज होता है वो पॉइजन रख देता है टोडी पोट में। बिल्कुल ठीक बात है भैया। देखो भैया, आपने जो नेटवर्क में सभी देख लिया कौन वो थी? एक बार। हाँ भैया देखो, तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क में दिक्कत है, या तो मेरी तरफ से तो दिक्कत है नहीं, इसे थोड़ा सा ठीक करके रखा करो। नेटवर्क में एरर है, आवाज ठीक नहीं आ रही तुम्हारी, बोल दो फिर भी आप। सर मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? अभी ठीक है, आप बोलो आप। इस केस में होता है कि जो एक्यूज होता है वो उसका एक टोडी पोट होता है, वो उसमें पॉइजन रख देता है हम्म, इस इंटेंशन से कि जो उसका वो चुराता है टोडी पोट, पोट में से टोडी को जो चुराता है ये डिटेक्ट करने के लिए वो पॉइजन रख देता है। भैया सीधा सीधा लेकिन से वो मैं जो बता टोडी देता हूँ होती इसको। है उसको कंज्यूम कर। रुको रुको प्रिया, मैं बता देता हूँ भैया, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि भैया उसकी एक बर्तन की दुकान है और उसकी दुकान से रोज बर्तन चोरी हो जाता है, कुछ बड़े परेशान। कुछ ने क्या किया इस चीज को ढूंढने के लिए कि भैया आखिर ये चुराता कौन है, उसने एक बर्तन में थोड़ा सा पॉइजन, बर्तनों में पॉइजन डाल के छोड़ दिया। अब वहां पर जो है ना, क्या नाम है, वो जो बर्तन थे वहां से चोरी हुए, चोरी होने के बाद वो क्या नाम है, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको दिया, देखा, और उस बर्तन में भैया कुछ खाया पिया और लोगों की डेथ हो जाती है। उस स्थिति में भैया 328 का एक्यूज मारा गया कुछ को, क्योंकि इन्हें कहीं से कहीं तक भी ये भैया राइट नहीं था कि क्या ये व्यक्ति जो है भैया सीधे सीधे से किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचा करके अपने आप को सुरक्षित करें। ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या सिमिलरली बिल्कुल इस तरीके से कि पता लगा एक व्यक्ति मतलब ट्रेस पासर को रोकने के लिए एक जो क्या नाम है कुछ के मकान में अपने घर में एक टॉयलेट था, बाहर की तरफ जो बना हुआ था, कुछ ट्रेस पासर आते थे और ट्रेस पासर आकर के वहाँ टॉयलेट रूम का यूज करते थे। अब उन ट्रेसपासर को रोकने के लिए उसने क्या हुआ, वहां इलेक्ट्रिक वायर बिछा दी और उसके लिए कोई वार्निंग भी वहां नहीं दी। और वहां पे ट्रेसपासर आया और उसने बिना किसी उसके नॉलेज के, और उसे इस बात का ज्ञान था ही नहीं, वार्निंग क्योंकि थी नहीं, जैसे वो क्या नाम है इलेक्ट्रिक वायर को टच हुआ और वो उस शॉक से उसकी डेथ होगी। यहाँ कुछ को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर का दोषी पाया गया। क्यों? क्योंकि कहीं से कहीं तक भी इन्हें ये राइट नहीं दिया है, ये चॉइस इनके पास नहीं है कि क्या कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी बड़े ऐसी नुकसान पहुंचा दे अपनी छोटे से एक नुकसान उसको फायदे को बचाने के लिए। अच्छा, जब हम चॉइस और इविल की बात करते हैं, एक इसके लिए सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन आता है कि भैया जब डॉक्टर को दिखाई देता है कि डिलीवरी के टाइम पर या तो बच्ची को बचा सकता है या माँ को बचा सकता है, तब उसी स्थिति में किसी एक को मार रहा है, वो भी गुड फेथ में, एक को बचाने के लिए, एक को मरने के लिए छोड़ रहे हैं या मार रहे हैं, जैसे भी है स्थिति है। तो उस स्थिति में वो जो डॉक्टर के द्वारा किए गए एक्ट हैं, that is under the doctrine of necessity and they are excusable। इसके साथ भैया दो केस और हैं, वो पढ़ लेना। बिशंबर वर्सेस रूमल का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक गोपाल नायडू का केस है, ये भी भैया पढ़ लीजिएगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया पूछ लो।